क्वेश्चन नंबर 41 में देखते हैं। कह रहा है कि 25.3 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 is dissolved in enough water to make 250 ml of solution। कह रहा है कि 25.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, इसको एनफ वाटर मतलब ज़्यादा पानी में मिला करके 250 ग्राम सोल्यूशन यानी विलयन बना लिया जाता है। कह रहा है इफ सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएटेड कंप्लीटली मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन यानी प्लस एंड कार्बोनेट आयन CO3 माइनस आर रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि अगर सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट मतलब टूट जाना, तो सोडियम कार्बोनेट पूरी तरह से टूट जाता है, तो टूटेगा तो जाहिर सी बात है कि आयनिक कंपाउंड है, तो सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन बनाएगा। तो कह रहा है कि जो सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन बनेंगे, इनकी मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। और मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट 106 ग्राम प्रति मोल दिया गया है। तो इसको देखते हैं। तो हमको देखिए मोलर मास दे दिया गया है सोडियम कार्बोनेट का, गिवन दैट मोलर मास ऑफ Na2CO3 इज 106 ग्राम, मोलर मास दे दिया है। अब मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, डायरेक्ट फार्मूला याद कर लीजिए। मोलरिटी कैपिटल M बराबर 1000 W/mv। ये W और M ये हमारा N ही है, N = W/m जो लिखते थे वही है। N का मतलब मोल निकालना हो अगर, तो भार अपान परमाणु भार या अणु भार, जिसको मोलर मास कहते थे। तो कैपिटल M बराबर 1000 W/mv, ये फार्मूला याद कर लीजिए। तो वही W 25.3 ग्राम दिया है जो क्वेश्चन में दिया था, 1000 का गुणा कर दिया है, और 106 इसका मोलर मास या अणुभार है, और 250 ml विलयन बनाया जा रहा था, तो वही वॉल्यूम यानी आयतन 250 ml लिख दिया ये फार्मूले से। तो ये आ गया 0.955 मोलर, ये विलयन आ गया हमारे पास। अब देखिए Na2CO3 को तोड़ देंगे, तो Na2CO3 जब इसमें पानी मिलाया जाएगा तो Na+ और CO3- आयन में टूटेगा। इधर Na+, इधर CO3 -2 होगा, क्योंकि CO3 में -2 होता है, Na में +1 होता है। ये जब आवर्त सारणी पढ़ाएंगे तो डिटेल में आप लोगों को पता चलेगा। अब इधर Na के 2 हैं, तो इधर 2 लगा दिया गया बैलेंस करने के लिए इक्वेशन। तो Na+ के 2 आयन है और CO3- का 1 आयन है। अब इनके पहले, इसके पहले 1 है, इसके पहले 2 है, इसके पहले 1 है, इसका मतलब ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, ये 1 मोल है। तो Na+ कितना होगा, Na+ = अब देखिए ये भी 1 मोल है और ये 2 मोल है, इसका मतलब इसके 1 मोल में 2 का गुणा कर दे तो Na+ के मोल आ जाएंगे। तो वही कह रहा है Na+ = 2 ब्रैकेट में Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। तो यही देखिए 2 का गुणा कर दिया गया इसके मोल में, तो हमको Na+ प्राप्त हो गया 1.910 मोलर। ये मोलरिटी आ गई Na+ आयन की, क्योंकि यहाँ पर जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो Na के 2 मोल प्राप्त हो रहे हैं Na+ के, जबकि सोडियम कार्बोनेट का 1 मोल है। तो इसका मतलब ये है कि 2 का गुणा कर दें तो Na+ के आयन प्राप्त हो जाएंगे। अब CO3 का 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, तो CO3 के उतने ही मोल होंगे जितना इसके होंगे। तो CO3- Na2CO3 = 0.955 मोलर। ये हम निकाल चुके हैं सोडियम कार्बोनेट की मोलरिटी।
तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसके 2 मोल होंगे, इसका 1 मोल होगा, यहाँ से रिएक्शन द्वारा पता करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कह रहा है कि 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वर फिल्ड इन ए स्टील वेसल एंड एक्सप्लोडेड। 10 ग्राम हाइड्रोजन और 64 ग्राम ऑक्सीजन को स्टील की एक परख नली है उसमें भर दिया गया है और वो एक्सप्लोडेड हो गई, मतलब विस्फोट हो गया है, फट जाना, विस्फोट हो जाना। अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन विल बी। तो कह रहा है कि इस अभिक्रिया में पानी कितना बनेगा, ये पूछा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो रिएक्शन करके पानी बना लेती हैं, तो यहाँ पर पानी बन जाएगा। अब कितना पानी बनेगा उसको देखते हैं, वही रिएक्शन लिखेंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए हमने रिएक्शन लिखा H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब जाहिर सी बात है इधर H2O है तो O का 1 ही है, इधर O के 2 हो गए तो इसको आधा कर दिया रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। या इधर हम 2 लगा, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, समझ लीजिए। H2 प्लस O2 से H2O बन गया, इधर 2 लगा सकते हैं। जब इधर 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया और हाइड्रोजन 4 हो गया, तो इधर 2 लगा दीजिए। हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन के 2 हैं, हाइड्रोजन 4 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, क्योंकि 2 का इसमें गुणा होगा। ये भी रिएक्शन बैलेंस, इस तरह भी लिख सकते हैं। तब हाइड्रोजन के 2 मोल हो जाएंगे, ऑक्सीजन का 1, पानी के 2 मोल बनेंगे। इसने हाफ कर दिया है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए H2, 1 H का 1H1 1 ग्राम होता है 1 H के लिए, तो 2 H के लिए 2 ग्राम हो गया है। ऑक्सीजन O2 है, 1 O के लिए 16, तो 2 के लिए 32, 32 का आधा हो जाएगा तो 16 ग्राम हो गया। 1 H का 1 ग्राम, 2 का 2 हो जाएगा, O का 16, तो 16 2 18 ग्राम हो गया। तो 2 ग्राम हो गया, 16 ग्राम हो गया, 18 ग्राम हो गया। अब ये 1 मोल है, इसके पहले आधा लिखा है तो आधा मोल हो जाएगा, 1 है तो 1 मोल हो जाएगा। अब देखिए करा 10 ग्राम ऑफ H2 इक्वल टू 5 मोल। क्यों? 2 मोल H2 1 मोल, 2 ग्राम H2 1 मोल के बराबर है, तो 10 ग्राम, 2 का 5 गुना है 10, तो 1 का 5 गुना 5 मोल के बराबर हो जाएगा। 64 ग्राम मतलब इसका जो मोलर मास है वही मोल के बराबर होता है। तो O2 का O8 16 होता है, तो 1 O का 16, 2 का 32, तो 32 हमारा जो है बत्तीस ग्राम हमारा हो जाएगा 1 मोल के बराबर। ये आधा मोल है, तो 32 ग्राम हो जाएगा 1 मोल के बराबर, तो 64 ग्राम हमारा हो जाएगा 2 मोल के बराबर, क्योंकि जो मोलर मास होता है वो 1 मोल के बराबर होगा। तो 32 ग्राम 1 मोल के बराबर है, तो 64 हमारा 2 मोल के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ देखते हैं इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या करा कि ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट क्यों है इसको देख लेते हैं। क्योंकि 2 ग्राम मतलब 1 मोल हमारी हाइड्रोजन को जलाने के लिए आधा मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। इस रिएक्शन के हिसाब से 1 मोल हाइड्रोजन को जलाने के लिए आधा मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब अगर 5 मोल हाइड्रोजन है तो 5 का आधा 2.5 मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। 1 मोल के लिए आधा मतलब आधी जरूरत है। तो
5 मोल के लिए 5 का आधा यानी 2.5 मोल होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 2 मोल है ऑक्सीजन। तो जाहिर सी बात है कि ये सीमा के अंत तक खत्म हो जाएगी, इसका मतलब है सीमांत अभिकर्मक। इसीलिए कह रहा है इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। कह रहा है कि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन हमारा सीमांत अभिकर्मक है। सो अमाउंट ऑफ H2 प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ O2। इसलिए जो पानी बनेगा उसकी मात्रा हमारी ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करेगी, क्योंकि जो सीमा के अंत तक खत्म हो जाएगा तो उसी हिसाब से रिएक्शन चलेगी कि जब वो खत्म होगा तो रिएक्शन खत्म हो जाएगी। सिंस 0.5 मोल ऑफ O2 गिवन 1 मोल ऑफ H2O। अब देखिए ये 0.5 मोल है तो ये 1 मोल बन रहा है, इसके 0.5 से 1 मोल बन रहा है। इसीलिए कह रहा है सिंस 0.5 मोल ऑफ O2 गिव्स 1 मोल ऑफ H2O। इसलिए आधा मोल ऑक्सीजन का 1 मोल पानी का बनाएगा। जब आधा मोल 1 मोल पानी का बना रहा है तो 2 मोल ऑक्सीजन 2 का 2 गुना 4 मोल पानी का बनाएगी। आधा 1 बना रहा है तो आधे का 1 2 गुना है तो 2 का 2 गुना 4 मोल, तो 4 मोल पानी के बनेंगे इस रिएक्शन में, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कह रहा है हाउ मेनी मोल ऑफ लेड सेकंड। लेड सेकंड का मतलब इसकी संयोजकता यानी बैलेंसी 2 है। Pb ऊपर +2 लिखेंगे, यानी तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड सेकंड क्लोराइड यानी PbCl2। अगर PbCl2 लिखेंगे PbCl2 तो इसका मतलब इसको तोड़ा जाता है तो 2Pb प्लस Cl2 माइनस, इस तरह होता है Pb +2 2Cl माइनस, इस तरह। मतलब कहने का मतलब हमारे है कि Pb की बैलेंसी +2 है, बाकी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो करा हाउ मेनी मोल्स ऑफ Cl लेड क्लोराइड यानी PbCl2 विल बी फाउंड बनेंगे फ्रॉम ए रिएक्शन, इस रिएक्शन से बिटवीन 6.5 ग्राम ऑफ PbO एंड 3.2 ग्राम ऑफ HCl। तो PbO के 6.5 ग्राम है और HCl के 3.2 ग्राम है, इनकी रिएक्शन कराई गई है। तो कह रहा कितने मोल PbCl2 बनेगा लेड क्लोराइड। देख लेते हैं रिएक्शन को। सबसे पहले हमें रिएक्शन लिखना आना चाहिए। तो PbO + 2 HCl से PbCl2 और पानी बन जाएगा H2O। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो इधर चूंकि Cl के 2 मॉलिक्यूल हैं या 2 आइटम है कह सकते हो, तो इधर भी 2 होना चाहिए, तो 2 का गुणा कर दिया। अब इधर 2 का गुणा किया तो पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। H इधर 2 है, इधर भी 2 है, Cl इधर 2 है, इधर भी 2 है, Pb इधर 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन 1 है, इधर भी 1। रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब जो हमको क्वेश्चन में दिया है 6.5 ग्राम PbO 3.2 ग्राम HCl, उसको मोल में बदल लेंगे। तो मोल में बदलेंगे तो सिर्फ मोल यानी इक्वल टू W/m बताया था हमने, तो W/m हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन देख देते हैं। 6.5 ग्राम ऑफ PbO एंड 3.2 ग्राम ऑफ HCl, इतना दिया है तो इसको मोल में बदलना है। तो लेड ऑक्साइड, ये जो लेड ऑक्साइड है यानी PbO है हमारा, तो इसको N = W/m हमने बताया था, यानी मोल में बदलना है तो मास अपान मोलर मास। तो मास 6.5 क्वेश्चन में दिया है, मोलर मास इसका Pb और O का निकालेंगे। इसका अणुभार देख ली, परमाणु भार देख लीजिएगा, Pb का कितना होता है उसको, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 जोड़ेंगे तो 224 आ जाएगा। तो 6.5/224 हो जाएगा, तो यह आ गया 0.029 मोल। इसी प्रकार HCl का निकालेंगे तो 3.2 ग्राम हमको दिया है और HCl का एक Cl का 35.5 होता है, H है तो 36.5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.087 मोल।
तो ये इतने मोल हो गया, इतने मोल जो क्वेश्चन में ग्राम में दिया था उसको मोल में बदल लिया गया। मतलब इतने मोल आ गए PbO के, इतने मोल आ गए हमारे HCl के। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मोल ऑफ लेड क्लोराइड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PbO व्हिच एक्ट एज ए लिमिटिंग रिएजेंट हियर। कह रहा है कि जो PbCl2 के मोल बनेंगे वो डिपेंड करेंगे PbO पर। क्यों? क्योंकि यही लिमिटिंग रिएजेंट है। इसके मोल कितने हैं, तो अब देखते हैं कैसे ये लिमिटिंग रिएजेंट यानी सीमांत अभिकर्मक है। जो भी सीमांत अभिकर्मक होगा, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, तो उसी पे डिपेंड करेगा कि वो कितना प्रोडक्ट या बनेगा हमारा। तो अब देखिए इसका 1 मोल, इसके 2 मोल, मतलब PbO का 1 मोल से 2 मोल HCl के रिएक्शन करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसका 2 गुना करिए, इसके मोल से इसके 2 गुने होने चाहिए रिएक्शन के लिए। तो इसका 2 गुना करेंगे तो 30 का 2 गुना होता है 60, यानी 60 यहाँ पे आएगा, और ये 87 है। 60 तक होता तो ये भी खत्म हो जाता, लेकिन ये 87, इसका मतलब ये बचा रहेगा। इसका मतलब PbO हमारा लिमिटिंग रिएजेंट यानी सीमांत अभिकर्मक है, सीमा के अंत तक खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है PbO सीमांत अभिकर्मक है। अब जितना PbO के मोल होंगे उतने ही PbCl2 के मोल बनेंगे, उतने ही पानी के, क्योंकि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो वही कह रहा है लिमिटेड, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PbCl2 फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PbO, दैट इज 0.029। कह रहा है कि PbO सीमांत अभिकर्मक है, इसलिए PbCl2 के उतने ही मोल बनेंगे, किसके? PbO के मोल के बराबर, क्योंकि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी उतने ही मोल H2O के भी बनेंगे। तो PbO के 0.029 मोल है, तो PbCl2 के भी 0.029 मोल बनेंगे, इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। कह रहा है द मास ऑफ कार्बन एनोड एज्यूम्ड कंज्यूम्ड गिविंग ओनली कार्बन डाइऑक्साइड in the production of 270 kg of aluminium metal from bauxite by the Hall process। तो एक हाल प्रोसेस है, जब एल्यूमिनियम बनाएंगे तो ये आपको पढ़ाया जाएगा। तो हाल प्रोसेस से बॉक्साइट बना रहा है। बॉक्साइट हमारा एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, अयस्क, और अयस्क हमको पढ़ाए जाएंगे। तो कह रहा है द मास ऑफ कार्बन एनोड। देखिए जब कोई रिएक्शन कराई जाती है किसी बीकर में, तो एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, यानी एक पॉजिटिव वाला टर्मिनल होता है, एक निगेटिव वाला टर्मिनल होता है। आपने बैटरी में भी देखा होगा, जो बैटरी है एक धन चार्ज के लिए होता है, एक ऋण चार्ज के लिए, दो तार निकल के आते हैं। तो जब रिएक्शन कराएंगे तो वही कह रहा है कि कार्बन को एनोड बनाया गया, यानी निगेटिव वाला, और कोई जरूरी नहीं एनोड निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कौन सा सेल है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें कह रहा है कि कार्बन को एनोड बनाया गया है, तो उसमें कितना उसके नीचे प्रेसिपिटेट जमा होगा। देखते हैं ना कि कार्बन लग जाता है हमारे जो बैटरी होती है उसके टर्मिनल पे, तो वही कह रहा है कि कितना कार्बन जमा होगा 270 किलोग्राम एल्युमिनियम धातु बनाने के लिए फ्रॉम बॉक्साइट। बॉक्साइट जो इसका ओर होता है उससे हाल प्रोसेस का अगर हम इस्तेमाल करें, जैसे हम हाइबर प्रोसेस से अमोनिया बनाते थे, वैसे हाल प्रोसेस का प्रयोग करके अगर एल्युमिनियम बनाएं तो कह रहा है कि 270 केजी एल्युमिनियम बनाया जाए अगर, तो कार्बन एनोड पर कितना कार्बन डाइऑक्साइड, कितना मास कार्बन हमारा इकट्ठा होगा, गिविंग ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि उस एनोड से केवल कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 निकल रही। सीधा सीधा हमको रिएक्शन लिखना है, रिएक्शन याद होनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर रिएक्शन लिख दिया, कार्बन है और बॉक्साइड है, बॉक्साइड का ये फार्मूला होता है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ये चीजें, बॉक्साइड का फार्मूला होता है Al2O3। तो कार्बन की Al2O3 से रिएक्शन कराई गई तो Al बन गया, और खुद ही कह रहा है कि केवल कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है,
तो एल्युमिनियम हमें प्राप्त हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देंगे। अब दोनों तरफ रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। बैलेंस इस तरीके से करेंगे, इधर देखिए एल्युमिनियम, इधर देखिए CO2 बना है और इधर कार्बन है, ठीक ना। अब C और कार्बन को Al को छोड़िए, इधर ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर 2 है। तो बैलेंस करने के लिए इधर 3 का गुणा कर दिया। अब जब इधर 3 का गुणा किया तो कार्बन तो इधर 1 थी, इधर 3 हो गई, तो इधर भी 3 का गुणा कर दिया, तो कार्बन बैलेंस हो गई और ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब बचा एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम अब चूंकि इधर बैलेंस किया गया तो इधर ऑक्सीजन 6 हो गई, इधर 3 ही बची, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर 2 का गुणा कर दिया, तो ऑक्सीजन भी इधर 6 हो गई। अब इधर ऑक्सीजन तो 6 हो गई, लेकिन एल्युमिनियम इधर 4 हो गया, इधर 1 ही बचा, तो इसमें भी 4 का गुणा कर दिया, तो एल्युमिनियम 4 हो गई। इस तरीके से करेंगे। इसको हम एक बार अलग से बता दे रहे हैं। देखिए, जैसे कार्बन है प्लस Al2O3 है, इससे बन रहा है Al प्लस CO2। अब हमको इस रिएक्शन को बैलेंस करना, तो सबसे पहले देखिए इधर ऑक्सीजन 3 है तो इधर 3 लगा दिया। अब जब इधर 3 लगाया तो कार्बन इधर 3 हो गए, तो कार्बन इधर 1 है तो बैलेंस करने के लिए 3 लगा दिया। अब देखते हैं इधर ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हो गई, इधर जो है 3 ही है, तो इसको बैलेंस के लिए इधर 2 लगा दिएगा। अब इधर ऑक्सीजन 6 हो गई। अब इधर एल्युमिनियम 4 हो गए, लेकिन इधर 1 ही है, तो इसको भी 4 कर दिया, तो एल्युमिनियम भी दोनों तरफ 4 हो गई। अब पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। वही लिखा है 3C + 2Al2O3 गिव्स 4Al + 3CO2। अब इसको देखते हैं, तो अब देखो 4 मोल ऑफ Al इज प्रोड्यूस्ड बाय 3 मोल ऑफ कार्बन। पहले Al के 4 लगा है, कार्बन के 3 लगा है, इसका मतलब ये 3 मोल रिएक्शन कर रहे हैं, तो 4 मोल एल्युमिनियम बन रही है। तो वही लिखा है कि 4 मोल एल्युमिनियम बनाने के लिए 3 मोल कार्बन की जरूरत पड़ रही है। तो 1 मोल एल्युमिनियम बनाने के लिए कितने कार्बन की जरूरत पड़ेगी? 3/4। वही चूंकि इसलिए से आ जाएगा। तो 270 ग्राम बनाने 270 किलोग्राम बनाने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी? तो 270 गुणे 1000 कर दिया किलोग्राम करने के लिए, 1 किलोग्राम में दिया है ग्राम करने के लिए, अपान 27 कर दिया। 27 एल्युमिनियम का परमाणु भार है, या इसी को मोलर मास कह सकते हैं। तो देखिए, चूंकि 4 मोल के लिए 3 मोल कार्बन चाहिए, तो 1 मोल के लिए 3/4, इसलिए 270 किलोग्राम के लिए कितना? तो 270 बटे इसका मोलर मास आ गया 27, और किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 का गुणा कर दिया, तो ये आ गया 10⁴ मोल। 10⁴ मोल आ गया। तो अब इसको इस तरह कहेंगे, चूंकि 4 मोल के लिए 3 मोल कार्बन, 4 मोल एल्युमिनियम के लिए 3 मोल कार्बन, 1 मोल एल्युमिनियम के लिए 3/4 हो जाएगा, इसलिए 10⁴ मोल एल्युमिनियम के लिए 3/4 गुणे 10⁴ मोल ऑफ कार्बन। तो अमाउंट ऑफ कार्बन यूज्ड कितना हो जाएगा? 3/4 गुणे 10⁴। अब देखिए मोल में है, अब इसको ग्राम में बदलना है। कार्बन है तो कार्बन का मोलर मास से गुणा कर देंगे, यानी कार्बन के अणुभार से। तो 12 का गुणा किया तो ये ग्राम में बदल गया, तो ये हमारे पास आ गया 90 kg। अब देखें यहाँ 10 का किया, 10⁻3 हटा दिया, तो ये ग्राम की जगह किलोग्राम हो गया, क्योंकि 1000 ग्राम होता है 1 किलोग्राम में। तो 1000 का भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो यहाँ 10 बच जाएगा। 10⁻3 ही होता है 1000, उसका भाग देंगे तो 1 ही तो 10 बचेगा। तो ये 90 kg आ गया। इसका मतलब 90 किलोग्राम हमारी कार्बन बनेगी 270 किलोग्राम एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए। 45 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। मोलरिटी ऑफ लिक्विड HCl इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.17 ग्राम पर cc इज। कह रहा है कि अगर HCl का घनत्व 1.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है या cc है, तो कह रहा है मोलरिटी क्या होगी HCl लिक्विड की। वैसे निकाल लीजिए, एक क्वेश्चन इसके पहले भी ऐसा आ चुका है, तो इसको देखते हैं। घनत्व दे दिया 1.17 ग्राम पर cc। अब देखिए घनत्व का मतलब क्या होता है कि 1 cc सॉल्यूशन कंटेन 1.17 ग्राम ऑफ HCl।
HCl का पर सीसी, मतलब 1 सीसी या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर विलयन 1.17 ग्राम HCl रखता है। इस घनत्व के समझाने का मतलब ये है 1.17 ग्राम पर सीसी का मतलब 1 सीसी में 1.17 ग्राम HCl है। ये मतलब अब मोलारिटी बराबर हमने बताया था 1000 W/mv, तो 1000 W 1.17 मतलब वेट भार दिया है अपान m HCl का परमाणु भार या अणु भार, तो H का 1 होता है, Cl का 35.5 तो 36.5 हो जाएगा। 36.5 का गुणा किया इनटू वॉल्यूम कितना है 1 सीसी, तो 1 का गुणा किया तो 32.05 आ गई। ये मोलारिटी हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कह रहा वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड बाय द कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 9.85 ग्राम ऑफ BaCO3। सीधा सीधा केवल रिएक्शन लिखना है। कह रहा है कि अगर 9.85 ग्राम BaCO3 को डिकम्पोज मतलब तोड़ दिया जाए तो कितना आयतन CO2 हमें प्राप्त होगा। तो रिएक्शन लिख लीजिए। देखिए रिएक्शन लिख दिया, BaCO3 से टूटेगा तो BaO प्लस CO2 बनेगा। ये सब रिएक्शन बॉक्स में बंद कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए। हालांकि अभी कोई ज़रूरत ही नहीं है, जब आगे पढ़ाएंगे तो ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे, ऐसे ही जब इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक रसायन पढ़ाया जाएगा। तो BaCO3 से BaO प्लस CO2 बन जाता है। अब BaCO3 का 197.3 ग्राम और CO2 यानी TP पर हमने बताया था कि इधर 1 लगा है मतलब 1 मोल है, इधर 1 लगा है इसका 1 मतलब 1 मोल है। 1 मोल कहें या गैस है तो 22.4 लीटर कहें एट NTP यानी नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्राकृतिक ताप और दाब पर 22.4 लीटर कहें चाहे 1 मोल कहें, बार बार यही बात बता रहे हैं। तो ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, तो ये चूंकि ये ठोस है तो इसका ग्राम हो जाएगा और ये गैस है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो 197.3 ग्राम ये आ जाएगा 22.4 लीटर, क्योंकि 1 मोल है तो 1 मोल 22.4 लीटर के बराबर होगा। अब हमको दिया गया है इतना 9.85 ग्राम, क्वेश्चन में देखिए 9.85 ग्राम से बनाना है और इसका मोलर मास हमने आगे देख लिया कि मोलर मास इसका निकालेंगे BaC और O3 का परमाणु भार रख के निकालेंगे, जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा 197.3 ग्राम। तो ये जो है इतने ग्राम से 22.4 लीटर, इसको इस तरह लिखें 22.4 लीटर CO2 प्राप्त होती है हमारा 197.3 ग्राम BaCO3 से, चूंकि इसलिए 1 से इसको इस तरह लिखेंगे। अच्छा ग्राम दिया है तो ग्राम से ग्राम बनाना, जो दिया हो उसको दाईं तरफ बाईं तरफ लिखते हैं, जो प्राप्त करना है उसको दाईं तरफ, सीधी सीधी बात। तो 197.3 ग्राम से BaCO3 से 22.4 लीटर CO2 प्राप्त होती है, चूंकि इसलिए 1 ग्राम से कितनी प्राप्त होगी, तो 22.4 बटे 197.3, इसलिए 9.85 ग्राम से कितनी प्राप्त होगी, तो 22.4 बटे 197.3 गुणे 9.85, यही लिखा है जो यहाँ लिखा है। तो यह आ जाएगा 1.118 लीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कह रहा है इन द रिएक्शन 4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस गिव्स 4NO गैस प्लस 6H2O लिक्विड। लिक्विड का मतलब तरल पदार्थ।
कह रहा है ये रिएक्शन दी गई है, कह रहा है when 1 mole of ammonia and 1 mole of O2 are made to react to completion। कह रहा है 1 मोल अमोनिया 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करे तो रिएक्शन के कंप्लीट होने पर क्या स्थिति बनेगी। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको देखते हैं। तो रिएक्शन लिख दिया हमने वैसे जैसे क्वेश्चन में दिया। अब ये 4 है तो 4 मोल हो गया, 5 है तो 5 मोल हो गया, 4 है तो 4 मोल हो गया, 6 है तो 6 मोल हो गया। तो अब जाहिर सी बात है कि 1 मोल ऑफ NH3 रिक्वायर्ड 5/4 यानी 1.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन। जाहिर सी बात है 4 मोल के लिए 5 मोल चाहिए, तो 1 मोल के लिए 5/4 यानी 1.25 मोल चाहिए ऑक्सीजन। तो 4 मोल NH3 को खत्म करने के लिए 1.25 मोल ऑक्सीजन के चाहिए। वाइल 1 मोल ऑफ O2 रिक्वायर्ड, अब 4 मोल के लिए 5 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो 1 मोल O2 के लिए कितना NH3 चाहिए, तो 4/5 उल्टा हो गया। 1 मोल के लिए 4/5 मोल हमको NH3 चाहिए, तो 4/5 यानी 0.8 मोल ऑफ NH3। 1.25 का 1 है तो ये 1.25 है, और ये 1 हो जाएगा तो उतना ही घट जाएगा, तो यानी 0.8 आ गया। इतने मोल NH3 चाहिए। देयरफॉर ऑल ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड। अब जाहिर सी बात है कि 1 मोल के लिए 0.5 मोल हमको ये चाहिए, तो अब देखिए 1 मोल के लिए 1.25 मोल चाहिए, तो 4 मोल के लिए इसमें 4 का गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 5। इसका मतलब 4 मोल ऑक्सीजन NH3 को ख़त्म करने के लिए 5 मोल O2 चाहिए, मतलब ऑक्सीजन भी पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो वही कह रहा है देयरफॉर ऑल ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड। इसका मतलब पूरी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। कह रहा है द अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 224 ml ऑफ H2 एट STP एंड ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट H2SO4 विल बी। कह रहा है कि कितने जिंक की जरूरत पड़ेगी 224 ml हाइड्रोजन का ट्रीटमेंट करने के लिए H2SO4 तनु H2SO4 से। कहने का मतलब यह है कि डाइल्यूट यानी तनु H2SO4 विलयन है, उसके साथ जिंक के 224 ml मिलाए गए हैं, तो STP पर द अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड कितने जिंक की मात्रा की जरूरत पड़ेगी 224 ml हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए विद डाइल्यूट H2SO4, मतलब डाइल्यूट तनु H2SO4 में, मतलब कितना जिंक एक तरह से मिला दिया जाए कि 224 ml हमको हाइड्रोजन प्राप्त हो जाए। इसको देख लेते हैं। सिर्फ रिएक्शन का खेल है। तो जिंक मिला दिया H2SO4 में, तो जिंक जब H2SO4 मिलाएंगे तो हाइड्रोजन निकलेगी, क्वेश्चन में ही बता रहा है ZnSO4 बन जाएगा। तो जिंक का परमाणु भार 65 होता है, तो 65 ग्राम से हाइड्रोजन चूंकि गैस है तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 1 है, 1 मोल है। हमने बताया था STP पर अगर गैस है तो 22.4 लीटर उसके 1 मोल के बराबर होता है। तो इसको ml में बदला तो 1000 का गुणा कर दिया तो 22,400 ml हो गए। तो 65 ग्राम से 22,400 ml प्राप्त होती है, तो 224 ml कितने से प्राप्त होगी, ऐसे ही निकाल लेना। चूंकि इसलिए से चूंकि 22,400 ml 65 ग्राम से प्राप्त होती है, इसलिए 1 से, इसलिए 65 ग्राम से 22,400 ml प्राप्त होती है, इसलिए 1 से, और इसलिए मतलब 22,400 ml प्राप्त होती है 65 ग्राम से, इसलिए 1 ml 22,400 बटे 65। इसी तरह 224 ml कितने से प्राप्त होगी, तो 0.65 ग्राम से, चूंकि इसलिए करके निकाल लीजिएगा। यह देखिए हमने कर दिया 22,400 ml से 65 ग्राम से प्राप्त होती है, तो 1 ml 65 बटे 22,400, इसलिए 224 ml 65 बटे 22,400 गुणे 224 वही है, तो यह आ जाएगा 0.65 ग्राम। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है
At STP the density of CCl4 vapor in ग्राम पर लीटर will be nearest to। कह रहा है कि प्राकृतिक ताप और दाब पर CCl4 का जो घनत्व है वो ग्राम पर लीटर में किसके करीब है, ये जो ऑप्शन दिए गए। तो देख लेते हैं, STP दिया गया है, तो देखिए वेट ऑफ 1 मोल ऑफ CCl4 वेपर, तो वेट कितना होगा, वही परमाणु भार या अणु भार के बराबर। तो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ CCl4 वेपर, 1 मोल है तो मोलर मास के बराबर होगा। तो मोलर मास कितना होगा, C का 12 प्लस 4 है तो 4 का गुणा कर दिया, Cl का 35.5 होता है, तो 154 ग्राम आ गया। इसलिए डेंसिटी ऑफ CCl4 वेपर, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान इतना आ गया, आयतन हमने बताया था 1 मोल का आयतन STP पर 22.4 होता है, तो 22.4 का भाग दे दिया, तो ग्राम पर लीटर में बदल गया। तो सॉल्व करने पे आ गया 6.875 ग्राम पर लीटर। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। कह रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें 78% बाई वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है, और बचा हुआ जो प्रतिशत है वो हाइड्रोजन का है। कह रहा है द राइट ऑप्शन ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज, तो इस कंपाउंड का सही मूलानुपाती सूत्र का फार्मूला कौन सा है। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए गए। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, उसने दे दिया है। तो सीधा सारणी बना लेना है जैसा हमने NCERT में क्वेश्चन लगाए थे। तो पहले एलिमेंट यानी तत्व हो गया, फिर उसका प्रतिशत हो गया, फिर उसका परमाणु भार हो गया, फिर उसका रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स हो गया, कितने मोल होंगे, फिर सिंपल साधारण अनुपात आ गया, फिर नियरेस्ट सबसे सिंपलेस्ट से गुणा करके जो सरल अनुपात आया वो लिख दिया। तो कार्बन आ गया, हाइड्रोजन 2 एलिमेंट है, और कार्बन दिया है 78%, इसका परमाणु भार 12 होता है, तो 78 बटे 12 यानी N = W/m कर देंगे, तो W 78 है, M 12 है, तो मोल आ जाएंगे 6.5। अब इसी प्रकार हाइड्रोजन का 22% दिया गया है, क्योंकि बता रहा है बाकी हाइड्रोजन है, तो 100 में 78 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा, तो 22% हमारी हाइड्रोजन होगी। तो और इसका एटॉमिक वेट परमाणु भार हाइड्रोजन का 1 होगा, और 22 में 1 का भाग यानी N = W/m होता है, तो 22 में 1 का भाग देंगे तो 22 मोल आ जाएगा। अब देखिए हमने बताया था कि जो सबसे कम हो उसी में सब का भाग दे देते हैं। तो 6 पॉइंट सबसे कम है, तो 6.5 इसमें भी भाग दे दिया गया, 6.5 का इसमें भी भाग दे दिया गया, तो ये 1 आ गया, ये 3.3 आ गया। अब इसका नियरेस्ट लिखते हैं, तो 1 है पूर्णांक, तो नियरेस्ट 3 हो गया, 3.3 का पूर्णांक भी नियरेस्ट 3 हो जाएगा। तो द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज CH3 हो जाएगा। C में 1 है, H में 3 है, तो CH3 हो जाएगा। तो जो मूलानुपाती सूत्र है वो CH3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। कह रहा है इन 1 मोलल सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ ए सोल्यूट देयर इज। अब देखो 1 मोलल कह रहा है, मोलल मतलब 1 किलोग्राम हमारा विलायक है, सॉल्वेंट है, उसमें विलेय है 0.5 मोल। तो हमको 1 किलोग्राम में 0.5 है, इसका मतलब कि 1 मोल होगा हमारा 2 किलोग्राम में। ध्यान से समझिए, इसका मतलब ये है कि 1 मोल 1 किलोग्राम में होगा, तो 0.5 मोल 500 ग्राम में होगा। तो सॉल्वेंट हमारा 500 ग्राम में होगा। ध्यान दीजिएगा, 51 का 2 सेकंड ऑप्शन सही है। अब इसने देखो हमने बताया फार्मूले से कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो अगर मोलालिटी 1 स्मॉल m है, तो इसका मतलब कि 1 किलोग्राम में 1 मोल विलायक है, 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलेय है। यहाँ पर 0.5 मोल है, तो 0.5 मोल है। अगर मोलालिटी की बात करेगा तो 1 मोल 1 किलोग्राम में, तो 0.5 मतलब आधा है, तो आधा कर दीजिए 1 किलोग्राम का, तो 500 ग्राम हो जाएगा। इसने सॉल्व करके निकाला। तो मोलालिटी इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg किलोग्राम में।
तो वेट आ जाएगा मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलैलिटी, तो वेट आ जाएगा 0.5/1, तो यानी वेट 0.5 गुणे 1000 यानी 500 ग्राम आ जाएगा। अगर इस तरह निकालना है तो फिर आप लोग ये फार्मूला भी याद कर लीजिए। इससे भी आ जाएगा। तो आज हमारा चैप्टर खत्म हो गया, अब आगे अध्ययन करेंगे।